कौन है? हिंदी निबंध के उद्भव और प्रथम निबंधकार को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। 1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। उनके अनुसार भारतेंदु के नाटक लेवी, प्राण लेवी जैसे निबंधों से ही हिंदी में निबंध लेखन की व्यवस्थित शुरुआत हुई। हिंदी निबंध के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. अन्य विद्वानों का मत। कई विद्वान बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला वास्तविक निबंधकार मानते हैं। उनका तर्क है कि भट्ट जी के निबंधों में जो वैचारिक प्रौढ़ता, विषय की विविधता और शैली की जो विशिष्टता थी, वो भारतेंदु के निबंधों में उतनी अधिक नहीं थी। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के एडिसन हैं और उनके निबंध ही निबंध विधा के वास्तविक प्रतिमान हैं। हिंदी निबंध लेखन बच्चन सिंह। 3. राजा भोज का सपना का संदर्भ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना 1862 हिंदी का प्रथम निबंध है। यद्यपि इसमें कहानी और निबंध का मिश्रित स्वरूप है, फिर भी इसे निबंध साहित्य का आदि रूप माना जाता है। राजा भोज का सपना गद्य की विधाओं के बीच का एक सेतु है। हिंदी गद्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। 4. निष्कर्ष। व्यावहारिक रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पत्रिकाओं के माध्यम से इस विधा को एक नई दिशा दी और इसे एक साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित किया। अतः यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया जाता है। प्रश्न 192। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों पर चर्चा कीजिए। शुक्ल युग 1920-1940 हिंदी निबंध का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में निबंध ने प्रभाववाद और उपदेशात्मकता को छोड़कर तार्किक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक गहराई और वैचारिक प्रौढ़ता को अपनाया। 1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी इस युग के केंद्र हैं। उनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग -1-2 हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उन्होंने मनोविकार संबंधी निबंधों में बुद्धि और हृदय का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया है। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था ही शुक्ल जी के निबंधों का सार है। चिंतामणि की भूमिका रामचंद्र शुक्ल। 2. बाबू गुलाब राय। गुलाब राय जी के निबंधों में वैचारिक स्पष्टता और हास्य व्यंग्य का अनूठा मेल है। उनकी निबंध शैली अत्यंत सुबोध और चिंतनशील है, जो पाठक को सहज ही प्रभावित करती है। मेरे निबंध मेरे चिंतन की सहज अभिव्यक्ति हैं। मेरे निबंध बाबू गुलाब राय। 3. माखन लाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी के निबंधों में भावात्मकता और ओज की प्रधानता है। उनके निबंधों में राष्ट्रीयता, त्याग और बलिदान की गूंज सुनाई देती है, जो पाठक के मन में ऊर्जा का संचार करती है। साहित्य राष्ट्र की आत्मा का स्वर होना चाहिए। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। 4. राय कृष्णदास। राय कृष्णदास के निबंधों में कलात्मकता और सौंदर्यबोध चरम पर है। उन्होंने गद्य काव्य शैली को अपनाकर हिंदी निबंधों को एक नई काव्यात्मक ऊंचाई प्रदान की। गद्य में भी काव्य की अनुभूतियां समाहित हो सकती हैं। साधना राय कृष्णदास। 5. शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी प्रभाववादी समीक्षक और निबंधकार हैं। उनके निबंधों में आत्मपरकता और कवित्व है, जो पाठकों को एक अलग ही संवेदना से भर देता है। निबंध लेखक के अंतर्मन का दर्पण है। परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी। 6. शुक्ल युग का महत्व। इस युग ने निबंध को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि चिंतन का एक गंभीर माध्यम बनाया। शुक्ल जी की वैचारिक पद्धति ने अन्य निबंधकारों को भी अपनी बात तार्किक और स्पष्ट ढंग से कहने की प्रेरणा दी। शुक्ल युग ने ही हिंदी निबंध को बौद्धिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। हिंदी निबंध लेखन डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल युग के इन निबंधकारों ने हिंदी साहित्य को वह गरिमा प्रदान की, जिससे निबंध विधा न केवल लोकप्रिय हुई, बल्कि साहित्य की एक सशक्त और मेधावी विधा के रूप में स्थापित हो गई। प्रश्न 193। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों पर चर्चा कीजिए। शुक्लोत्तर युग 1940 के बाद में हिंदी निबंध विधा में विविधता आई। जहां शुक्ल युग में चिंतन की प्रधानता थी, वहीं शुक्लोत्तर युग में ललित निबंधों की नई धारा विकसित हुई और वैचारिक निबंधों में अधिक व्यापकता आई। 1. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंधों के जनक द्विवेदी जी ने ललित निबंध की परंपरा को स्थापित किया। उनके निबंधों अशोक के फूल कुटज में पांडित्य के साथ साथ लोक संस्कृति और मानवता का अद्भुत संगम मिलता है। निबंध लेखक का व्यक्तित्व उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी।
2. डॉक्टर नगेंद्र जी के निबंधों में वैज्ञानिकता और विश्लेषण की प्रधानता है। उन्होंने समीक्षा और निबंध के बीच की दूरी को मिटाया। उनके निबंध आस्था के चरण में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का सुंदर समन्वय है। आलोचनात्मक निबंध रचना के मर्म को खोलने की चाबी हैं। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। 3. विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में भारतीय परंपरा, लोक जीवन और प्रकृति का गहरा जुड़ाव है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जैसे निबंधों में उनका ललित रूप स्पष्ट दिखता है। लोक संस्कृति की जड़ें निबंधों के माध्यम से ही जीवित रहती हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। 4. कुबेरनाथ राय को ललित निबंधों का अप्रतिम शिल्पी कहा जाता है। उनके निबंधों में सांस्कृतिक गौरव और प्रकृति प्रेम की प्रधानता है। उनकी भाषा शैली अत्यंत परिष्कृत और काव्यात्मक है। ललित निबंध प्रकृति और संस्कृति का मिलन बिंदु है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय। 5. रामविलास शर्मा ने निबंधों को सामाजिक प्रतिबद्धता और मार्क्सवादी दृष्टि प्रदान की। उन्होंने परंपरा का मूल्यांकन करते हुए साहित्य को जनसंघर्षों से जोड़ा। निबंध केवल वैयक्तिक विचार नहीं, सामाजिक चेतना का औजार हैं। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। 6. अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय के निबंधों में बौद्धिकता, अस्तित्ववादी चिंतन और प्रयोगशीलता है। उनके निबंध पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करते हैं। निबंध चिंतन का एक ऐसा प्रयोग है जो पाठक की चेतना को झकझोरता है। अद्यतन अज्ञेय शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों ने हिंदी निबंध को बौद्धिक अनुशासन के साथ साथ ललित, रसात्मक और वैचारिक स्वतंत्रता का व्यापक फलक प्रदान किया, जिससे ये विधा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। प्रश्न 194। वैचारिक निबंध पर चर्चा कीजिए। वैचारिक निबंध वे निबंध हैं जिनका मुख्य आधार तर्क, चिंतन, विश्लेषण और बौद्धिक बोध होता है। इनमें भावुकता की अपेक्षा विचार प्रक्रिया और यथार्थ का विवेचन प्रधान होता है। 1. वैचारिक निबंधों की प्रकृति। वैचारिक निबंधों का केंद्र बिंदु किसी विषय का सूक्ष्म विश्लेषण होता है। यहाँ लेखक अपनी व्यक्तिगत संवेदना के बजाय वस्तुनिष्ठ सत्य को तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। विचार प्रधान निबंध मस्तिष्क की उपज हैं, न कि केवल हृदय की। हिंदी निबंध लेखन बाबू गुलाब राय। 2. तर्क और विश्लेषण का महत्व। इन निबंधों में लेखक अपनी बात को पुष्ट करने के लिए प्रमाणों, उदाहरणों और तर्कों का सहारा लेता है। यहाँ भाषा संयत, परिष्कृत और गंभीर होती है ताकि पाठक का ध्यान विषय की गंभीरता पर केंद्रित रहे। तर्कपूर्ण विवेचन ही विचार निबंध की कसौटी है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3. विषय वस्तु की विविधता। वैचारिक निबंधों का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। इसमें दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, साहित्य, विज्ञान, मनोविज्ञान और संस्कृति जैसे गंभीर विषयों को शामिल किया जाता है। चिंतन के लिए कोई भी विषय वैचारिक निबंध का आधार बन सकता है। वैचारिक निबंध अज्ञेय। 4. हिंदी साहित्य में वैचारिक निबंधकार। हिंदी में वैचारिक निबंधों की परंपरा को स्थापित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। उनके चिंतामणि के निबंध इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनके बाद रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर और मैनेजर पांडेय ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। शुक्ल जी के निबंधों ने हिंदी गद्य को बौद्धिक ऊंचाई प्रदान की। हिंदी आलोचना का इतिहास नामवर सिंह। 5. वैचारिक निबंध और पाठक। वैचारिक निबंध का पाठक केवल आनंद की खोज में नहीं आता, बल्कि वह ज्ञानार्जन और वैचारिक स्पष्टता की दृष्टि से पढ़ता है। ये निबंध पाठक की तर्क शक्ति को विकसित करते हैं और उसे समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। वैचारिक निबंध पाठक को सोचने के लिए विवश करते हैं। निबंध और निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र। 6. वैचारिक निबंध की सार्थकता। वैचारिक निबंध साहित्य के उस अंग की तरह हैं जो समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि लोक शिक्षा और बौद्धिक जागरण का माध्यम है। विचार ही समाज के परिवर्तन का बीज है। साहित्य और समाज रामविलास शर्मा। वैचारिक निबंधों ने हिंदी साहित्य को वह गंभीरता प्रदान की है जिसके कारण आज हिंदी भाषा ज्ञान विज्ञान की जटिल चर्चाओं को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम और समर्थ है। प्रश्न 195। ललित निबंध परंपरा पर चर्चा कीजिए तथा उसके प्रमुख लेखकों के बारे में बताइए।
ललित निबंध हिंदी गद्य की वो विधा है जिसमें ज्ञान और पांडित्य के स्थान पर लेखक का व्यक्तित्व, भावुकता, कल्पना और सरसता प्रधान होती है। यह विधा वस्तुनिष्ठता के बजाय आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी को अधिक महत्व देती है। 1. ललित निबंध की प्रकृति। ललित निबंध का अर्थ है हल्का फुल्का, आनंदपूर्ण और वैयक्तिक निबंध। इसमें लेखक किसी भी सामान्य विषय जैसे जूता, बबूल, वर्षा, बगुला को उठाकर उसे अपनी भावनाओं और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़कर एक नया अर्थ प्रदान करता है। ललित निबंध लेखक के हृदय के उद्गारों की वह मुक्त धारा है जो तर्क की बेड़ियों से परे है। ललित निबंध की भूमिका विद्यानिवास मिश्र। 2. विकास की परंपरा। हिंदी में ललित निबंधों की परंपरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल से मानी जाती है। द्विवेदी जी ने इस विधा को लोकजीवन और मानवतावाद से जोड़कर इसे एक ऊंचाई प्रदान की। 3. प्रमुख ललित निबंधकार और उनका योगदान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ललित निबंध को केवल भावुकता नहीं बल्कि उसे भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ दी। इनके निबंधों में पांडित्य और सहजता का दुर्लभ मेल है। प्रमुख रचनाएं: अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। विद्यानिवास मिश्र, इनके निबंधों में भारतीय परंपरा, लोकगीत और प्रकृति का अनूठा चित्रण मिलता है। ये मृदा, मिट्टी से जुड़े हुए निबंधकार हैं। प्रमुख रचनाएं: मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी। कुबेरनाथ राय, इन्हें ललित निबंधों का अप्रतिम शिल्पी कहा जाता है। इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, काव्यात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। इनके निबंधों में भारतीयता और प्रकृति प्रेम सर्वोपरि है। प्रमुख रचनाएं: प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन। डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने आलोचना के साथ साथ ललित निबंधों के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। इनकी शैली में बौद्धिक तीक्ष्णता और कलात्मकता का संतुलन है। हरिशंकर परसाई, यद्यपि ये व्यंग्यकार हैं किंतु इनके कई लेख ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं, जहां ये समाज की विद्रूपताओं को अत्यंत सरस और रोचक शैली में प्रस्तुत करते हैं। 4. ललित निबंधों की विशेषताएं। आत्मपरकता, इसमें लेखक का मैं प्रधान होता है। कल्पना की उड़ान, सामान्य विषयों को भी असाधारण बना देने की क्षमता। भाषाई सरसता, भाषा में काव्यात्मकता और लोकोक्तियों का प्रयोग। सांस्कृतिक जुड़ाव, ये निबंध अक्सर परंपरा और संस्कृति के प्रति गौरव व्यक्त करते हैं। 5. महत्व, ललित निबंध परंपरा ने हिंदी साहित्य को वह कोमलता और आनंद दिया जिसकी अभाव में साहित्य केवल शुष्क और वैचारिक बनकर रह जाता। ये विधा पाठक को एक शांत, गंभीर और चिंतनशील अनुभव प्रदान करती है। ललित निबंधों ने आधुनिक व्यस्त जीवन में मनुष्य को पुनः प्रकृति और संस्कृति के पास ले जाने का कार्य किया है, जिससे यह विधा आज भी उतनी ही प्रासंगिक और लोकप्रिय बनी हुई है। प्रश्न 197। भारतेंदु युग और हिंदी निबंध पर चर्चा कीजिए। भारतेंदु युग 1868-1900 हिंदी निबंध का प्रारंभिक और निर्माणात्मक युग है। इस युग में निबंध विधा का जन्म पत्रकारिता के गर्भ से हुआ और इसने हिंदी गद्य को एक नई साहित्यिक दिशा दी। 1. निबंध विधा का उदय और पत्रकारिता। इस युग में निबंध का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। ये प्रायः पत्र पत्रिकाओं जैसे कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखों के रूप में सामने आए। निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों और विदेशी शासन के विरुद्ध जन चेतना जगाना था। निबंध का जन्म पत्रकारिता और समाज सुधार की आवश्यकता से हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. विषय वस्तु की विविधता। भारतेंदु युग के निबंधों का फलक अत्यंत व्यापक था। इसमें धर्म, समाज, राजनीति, इतिहास, भूगोल और व्यंग्य जैसे विषयों को अपनाया गया। निबंधकार तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर तीखा कटाक्ष करते थे। देशभक्ति, समाज सुधार और राष्ट्रीयता इस युग के निबंधों के केंद्र बिंदु थे। हिंदी गद्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। 3. प्रमुख निबंधकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने निबंध विधा को आधार प्रदान किया। इनके निबंधों में और विनोद के साथ साथ गंभीरता भी है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इनका एक कालजयी निबंध है। बालकृष्ण भट्ट, इन्हें हिंदी का एडिसन माना जाता है। इनके निबंधों में वैचारिक स्पष्टता, तार्किकता और भाषा की जीवंतता है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा भट्ट जी की ही देन है। प्रताप नारायण मिश्र, इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता है। इनके निबंधों में हास्य, व्यंग्य और शैली की तन्मयता अद्भुत है। दांत, भौं, बात जैसे विषयों पर लिखे गए इनके निबंध अत्यंत रोचक और आत्मीय हैं। 4. निबंध की भाषा शैली। इस युग के निबंधों की भाषा खड़ी बोली थी, किंतु उसमें कहीं कहीं ब्रजभाषा का पुट और मुहावरों का प्रयोग सहज रूप से मिलता है।
शैली में आत्मीयता सब्जेक्टिविटी प्रधान थी, जिससे पाठक निबंधकार के व्यक्तित्व के निकट महसूस करता था। शैली की सरलता और आत्मीयता ही भारतेंदु युगीन निबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हिंदी निबंध लेखन बच्चन सिंह। 5. निबंध का स्वरूप, व्यक्तित्व और प्रभाव। इस युग के निबंध व्यक्तिनिष्ठ पर्सनल थे। निबंधकार अपने विचारों को सीधे और सरल ढंग से पाठकों के सम्मुख रखते थे। निबंधों में उपदेशात्मकता के स्थान पर संवादधर्मी शैली का प्रयोग अधिक था। निबंध उस समय केवल सूचना नहीं, बल्कि पाठक के साथ एक सीधा संवाद था। आधुनिक हिंदी साहित्य विश्वनाथ त्रिपाठी। 6. भारतेंदु युग का ऐतिहासिक महत्व। भारतेंदु युग ने हिंदी निबंध को प्रभाववादी और अनगढ़ अवस्था से निकालकर उसे साहित्यिक रूप दिया। इसी युग ने आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए उस सुदृढ़ जमीन को तैयार किया जिस पर हिंदी निबंध का भव्य महल खड़ा हुआ। भारतेंदु युगीन निबंधों ने हिंदी गद्य को वह आत्मविश्वास दिया जिसके बिना आगे की यात्रा असंभव थी। हिंदी आलोचना नामवर सिंह। भारतेंदु युग हिंदी निबंध की वह नींव है जिसने न केवल एक विधा को जन्म दिया, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सुधार का एक सशक्त माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। प्रश्न 198। बालकृष्ण भट्ट की निबंध शैली एवं उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सबसे सशक्त निबंधकार हैं। उन्हें हिंदी का एडिसन कहा जाता है। उन्होंने हिंदी निबंध को न केवल विषय वैविध्य दिया, बल्कि उसे एक ठोस वैचारिक आधार भी प्रदान किया। 1. निबंध शैली की विशेषताएं। भट्ट जी की शैली में आत्मीयता और वैचारिकता का अद्भुत संतुलन है। उनकी शैली को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। आत्मीयतापूर्ण संवाद। वे पाठक से ऐसे संवाद करते हैं जैसे कोई मित्र बैठा हो। उनके निबंधों में मैं और तुम का संबोधन बहुत स्वाभाविक है। विचारात्मक और गंभीर। वे विषयों को केवल ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उनके भीतर जाकर तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं। उनकी भाषा में कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग उनकी दार्शनिक गंभीरता को दर्शाता है। हास्य व्यंग्य का पुट। जहां आवश्यकता होती है वहां वे समाज की कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य भी करते हैं। उनका व्यंग्य कड़वा नहीं, बल्कि सुधारवादी और मर्यादित होता है। तन्मयता। वे जिस विषय पर लिखते हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। उनके निबंधों में विचारों का प्रवाह निरंतर बना रहता है। बालकृष्ण भट्ट के निबंध उनके व्यक्तित्व के ही प्रतिबिंब हैं, प्रखर, स्पष्ट और भावपूर्ण। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. निबंधों का विषय क्षेत्र। भट्ट जी ने विषय के चयन में अद्भुत व्यापकता दिखाई है। उन्होंने धर्म, साहित्य, समाज, राजनीति, विज्ञान और मनोवैज्ञानिक विषयों पर समान अधिकार के साथ लिखा है। उनके निबंधों में तात्कालिक राष्ट्रीय चेतना का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। प्रमुख निबंध। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आंख, चंद्रोदय, बात, प्रतिभा। 3. हिंदी निबंध में योगदान। निबंध विधा की प्रतिष्ठा। भट्ट जी ने निबंध को केवल लेख या टिप्पणी के स्तर से उठाकर उसे एक साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। भाषा का संस्कार। उन्होंने खड़ी बोली के उस स्वरूप को निखारा जो आगे चलकर द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा और अधिक परिष्कृत किया गया। वैचारिक धरातल। शुक्ल जी से पूर्व उन्होंने ही निबंधों को तार्किकता और चिंतन का धरातल प्रदान किया, जो हिंदी आलोचना के विकास की पहली सीढ़ी बना। भट्ट जी के निबंध ही थे जिन्होंने आगे चलकर शुक्ल जी की आलोचना पद्धति के लिए रास्ता साफ किया। हिंदी निबंध का विकास। डॉक्टर नगेंद्र। 4. समीक्षात्मक दृष्टि। भट्ट जी के निबंधों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने हिंदी गद्य को चपलता और गंभीरता का मेल सिखाया। उनके लेखन ने उस समय के पाठकों को सोचने और देश की परिस्थितियों को समझने के लिए प्रेरित किया। उनका निबंधकार होना ही हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक हिंदी साहित्य विश्वनाथ त्रिपाठी। बालकृष्ण भट्ट के योगदान को बिना समझे हिंदी निबंध के विकास क्रम को नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अपनी कलम से हिंदी निबंध को वो वैचारिक प्रौढ़ता दी जिसने आगे चलकर इस विधा को चिंतामणि जैसी कालजयी रचनाओं तक पहुंचाया। प्रश्न 199। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र पर चर्चा कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और पत्रकार हैं। उन्हें हिंदी का स्टील, रिचर्ड स्टील कहा जाता है। उनके निबंध हिंदी गद्य साहित्य में हास्य, व्यंग्य और शैली की तन्मयता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 1. निबंध शैली की विशेषताएं। मिश्र जी की शैली अत्यंत मौलिक और आत्मीय है। उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आत्मीयतापूर्ण शैली। वे अपने पाठकों से सीधे बात करते हैं। उनकी भाषा में कहीं भी बनावट नहीं है, बल्कि एक अनौपचारिक और घरेलू बातचीत जैसा आनंद है।
हास्य व्यंग्य का पुट। समाज की कुरीतियों, पाखंडों और अंधविश्वासों पर वे बहुत ही सुरुचिपूर्ण और मारक व्यंग्य करते हैं। उनका व्यंग्य उपहास के बजाय सुधारवादी अधिक है। तन्मयता और भावुकता। मिश्र जी जिस विषय को हाथ में लेते थे उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। बात, भौं, दांत, वृद्ध जैसे साधारण विषयों पर लिखे गए उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप दिखती है। भाषा का अपनापन। उनकी भाषा में लोक भाषा, मुहावरों और कहावतों का प्रचुर प्रयोग मिलता है, जो उनके लेखन को अत्यंत जीवंत और प्रभावकारी बनाता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में हृदय की सरसता और भाषा का अपनापन कूट कूट कर भरा है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. निबंधों का विषय क्षेत्र। मिश्र जी ने विषय चयन में अत्यंत मौलिकता दिखाई। उन्होंने बात, भौं, दांत, कान, वृद्ध जैसे साधारण विषयों पर निबंध लिखकर यह सिद्ध किया कि किसी भी विषय को रोचक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार और राष्ट्रीयता पर भी अत्यंत गंभीर निबंध लिखे हैं। प्रमुख निबंध। बात, वृद्ध, स्वार्थ, होली, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। 3. हिंदी निबंध में योगदान। निबंध विधा का सरलीकरण। उन्होंने निबंधों को पांडित्यपूर्ण भाषा से मुक्त कर उसे आम आदमी की भाषा के निकट पहुंचाया। व्यंग्य विधा का विकास। हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को साहित्यिक रूप प्रदान करने में मिश्र जी का योगदान अतुलनीय है। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। अपनी पत्रिकाओं जैसे ब्राह्मण के माध्यम से उन्होंने निबंधों द्वारा जनता में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक जागृति का कार्य किया। 4. समीक्षात्मक दृष्टिकोण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र जी के व्यक्तित्व और शैली की भूरी भूरी प्रशंसा की है। शुक्ल जी के अनुसार मिश्र जी के निबंध उनके स्वच्छंद और मस्त व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। मिश्र जी का हृदय उनके लेखन में धड़कता हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने निबंधों के माध्यम से हिंदी गद्य को एक नया मिजाज दिया। उनकी सहजता, हास्य व्यंग्य और आत्मीयतापूर्ण शैली ने हिंदी निबंध को न केवल लोकप्रिय बनाया बल्कि उसे साहित्य की एक अत्यंत समृद्ध विधा के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 200। द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध के विकास पर चर्चा कीजिए। द्विवेदी युग 1900-1920 हिंदी निबंध के इतिहास में संस्कार और मानकीकरण का युग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में निबंध विधा ने भारतेंदु युग की भावुकता और अराजकता से निकलकर तर्कसंगतता और व्याकरणिक शुद्धता को अपनाया। 1. निबंध का स्वरूप और उद्देश्य। द्विवेदी युग में निबंधों का स्वरूप मुख्य रूप से विचारात्मक और उपदेशात्मक हो गया। इस युग का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जनता को ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और भाषा को परिष्कृत करना था। निबंध का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार और भाषा का संस्कार करना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक की नीति। महावीर प्रसाद द्विवेदी। 2. भाषा का परिष्कार और मानकीकरण। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि खड़ी बोली का मानकीकरण है। द्विवेदी जी ने निबंधकारों के लिए व्याकरण की शुद्धता को अनिवार्य कर दिया, जिससे निबंधों में एकरूपता और गंभीरता आई। भाषा का परिमार्जन इस युग के निबंधों की आधारशिला है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3. विषय वैविध्य। भारतेंदु युग की तुलना में इस युग के निबंधों के विषय और अधिक गंभीर और विस्तृत हुए। इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, भूगोल और समाजशास्त्र जैसे विषयों पर निबंध लिखे गए। प्रमुख विषय राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, प्राचीन साहित्य का पुनर्मूल्यांकन और वैज्ञानिक खोजें। 4. प्रमुख निबंधकार और उनका योगदान। महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने निबंधों को तथ्यात्मक और विवरणात्मक बनाया। संपत्ति शास्त्र, साहित्य सीकर जैसी रचनाओं में उनकी वैचारिक स्पष्टता झलकती है। बाबू श्याम सुंदर दास। इनके निबंधों में पांडित्य और व्यवस्थित शैली की प्रधानता है। गद्य कुसुमावली के माध्यम से इन्होंने निबंध विधा को एक उच्च साहित्यिक धरातल दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके निबंधों में पांडित्य के साथ साथ एक विशेष प्रकार का विनोद और व्यंग्य मिलता है। मारेसी मोही कुठाऊं जैसे निबंध इनकी मेधा के प्रमाण हैं। पद्म सिंह शर्मा। ये मुख्य रूप से तुलनात्मक समीक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके निबंधों में भाषा की ओजस्विता और स्पष्टता सराहनीय है। 5. निबंध शैली की विशेषताएं। द्विवेदी युगीन निबंधों में आत्मीयता का स्थान वस्तुनिष्ठता ने ले लिया। निबंधकार अब लेखक के व्यक्तित्व से अधिक विषय की सत्यता और जानकारी पर बल देने लगे थे। निबंधों में तथ्यों की सटीकता पर विशेष जोर दिया गया। वस्तुनिष्ठता और तर्क ही द्विवेदी युग के निबंधों की मुख्य विशेषता है। हिंदी निबंध का विकास। डॉक्टर नगेंद्र। 6. द्विवेदी युग का महत्व। इस युग ने निबंध को भावुकता के बंधन से मुक्त कर बौद्धिक धरातल प्रदान किया।
इसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग के लिए एक ऐसी ठोस जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर हिंदी निबंध और आलोचना का भव्य भवन खड़ा हुआ। द्विवेदी युग ने निबंध को एक अनुशासित विधा के रूप में स्थापित किया। आधुनिक हिंदी साहित्य विश्वनाथ त्रिपाठी। संक्षेप में, द्विवेदी युग ने हिंदी निबंध को एक व्यवस्थित और गंभीर विधा के रूप में गढ़ा। इस युग ने निबंधकारों को भाषा की शुद्धता और विषय के प्रति ईमानदारी का जो पाठ पढ़ाया, उसने हिंदी साहित्य को आधुनिक युग के अनुरूप परिपक्व बनाया। प्रश्न 202। सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह की निबंध कला पर चर्चा कीजिए। सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न 201। बालमुकुंद गुप्त की निबंध कला पर चर्चा कीजिए। बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की एक सेतु ब्रिज कड़ी हैं। उनकी निबंध कला में भारतेंदु युग की आत्मीयता और द्विवेदी युग की जागरूकता का सुंदर संगम मिलता है। 1। निबंध शैली की विशेषताएं। बालमुकुंद गुप्त की शैली में व्यंग्य और तार्किकता का अद्भुत मिश्रण है। उनकी शैली को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। चुटीला व्यंग्य। गुप्त जी के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता उनका पैना व्यंग्य है। तत्कालीन ब्रिटिश शासन और सामाजिक पाखंडों पर उन्होंने जितने तीखे और मारक व्यंग्य किए वे हिंदी साहित्य में कम ही देखने को मिलते हैं। पत्रकारिता का प्रभाव। उनके निबंधों में पत्रकारिता की भाषा का जीवंत प्रभाव है। उनकी भाषा में सीधापन, सरलता और स्पष्टता है जिससे पाठक तुरंत जुड़ जाता है। आक्रामक और तर्कपूर्ण। वे अपने विचारों को रखने में हिचकिचाते नहीं थे। उनकी शैली में एक प्रकार की ओजस्विता और आक्रामकता है जो किसी भी तर्क को काट सकने में सक्षम है। मुहावरेदार भाषा। उनकी भाषा में मुहावरों और लोक उक्तियों का ऐसा प्रयोग मिलता है जो उनकी रचनाओं को अत्यंत रोचक और बोधगम्य बना देता है। बालमुकुंद गुप्त के निबंधों में व्यंग्य की धार और भाषा की मारक क्षमता का अद्भुत मेल है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2। शिवशंभू के चिट्ठे का योगदान। गुप्त जी की निबंध कला का सर्वोच्च उत्कर्ष उनके शिवशंभू के चिट्ठे, लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए पत्र में दिखाई देता है। यह हिंदी व्यंग्य निबंधों की एक कालजयी कृति है। महत्व। इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की नीतियों का जिस तरह से पर्दाफाश किया वह तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रेरणादायी था। शिवशंभू के चिट्ठे हिंदी व्यंग्य निबंधों की एक अमूल्य धरोहर हैं। हिंदी निबंध लेखन। डॉक्टर नगेंद्र। 3। विषय वैविध्य। गुप्त जी ने राजनीति के साथ साथ समाज, साहित्य और भाषा के प्रश्न पर भी गंभीर निबंध लिखे। उनके निबंधों में राष्ट्रीयता का स्वर मुखर है। उन्होंने भाषा के प्रश्न पर महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बहस की थी जो उनके तार्किक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 4। हिंदी निबंध में योगदान। व्यंग्य को दिशा दी। उन्होंने व्यंग्य को केवल हंसी मजाक तक सीमित न रखकर उसे राजनीतिक और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। सेतु के रूप में भारतेंदु युग की भावुकता और द्विवेदी युग के अनुशासन के बीच उन्होंने एक ऐसा संतुलित मार्ग चुना जिससे निबंध विधा का विकास सुगम हुआ। साहस और निर्भीकता। उन्होंने सत्ता के केंद्र लॉर्ड कर्जन के खिलाफ जिस निर्भीकता से कलम चलाई उसने हिंदी निबंधकारों को लेखकीय साहस का पाठ पढ़ाया। 5। समीक्षात्मक दृष्टि। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वे हिंदी के अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली लेखक थे। उनके निबंधों में एक मस्त और बेबाक व्यक्तित्व की छाप मिलती है। गुप्त जी का लेखन उनके उस व्यक्तित्व का परिचायक था जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानता था। आधुनिक हिंदी साहित्य। विश्वनाथ त्रिपाठी। बालमुकुंद गुप्त की निबंध कला हिंदी साहित्य की एक ऐसी कड़ी है जिसने निबंध को साहित्यिकता के साथ साथ साहस और व्यंग्य की नई ऊंचाई प्रदान की। वे निस्संदेह हिंदी गद्य के एक सजग और निर्भीक प्रहरी थे। प्रश्न 202। सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह की निबंध कला पर चर्चा कीजिए। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी निबंध साहित्य में एक ऐसे अद्वितीय हस्ताक्षर हैं जिन्होंने बहुत कम लिखा, केवल 6 निबंध, किंतु उनकी गुणवत्ता और शैली ने उन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में अमर कर दिया। उनके निबंध मुख्य रूप से भावात्मक और आदर्शात्मक हैं। 1। निबंध शैली की विशेषताएं। पूर्ण सिंह की शैली अत्यंत मौलिक और ओजस्वी है। उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भावात्मकता और तन्मयता। उनके निबंधों में तर्क की अपेक्षा भावना की प्रधानता है। वे विषय के प्रति अत्यंत भावुक और तन्मय हो जाते हैं जिससे पाठक भी उस भाव प्रवाह में बह जाता है। चित्रोपमता। उनकी भाषा में एक प्रकार की चित्रोपमता, पिक्टोरियल क्वालिटी है। वे शब्दों के माध्यम से ऐसे जीवंत चित्र खींचते हैं कि पाठक की आंखों के सामने दृश्य उपस्थित हो जाता है। विचारात्मक गहराई। भले ही उनके निबंध भावुक हैं लेकिन उनके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन छिपा होता है।
वे जीवन के गंभीर सत्यों को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि। उनके निबंधों में प्रेम, मजदूरी, पवित्रता जैसे मानवीय मूल्यों का आध्यात्मिक और दार्शनिक विश्लेषण मिलता है। पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय की उच्चता और आत्मा की पवित्रता का स्पंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 प्रमुख निबंध और उनकी विशेषताएं। उनके द्वारा रचित मात्र 6 निबंध ही उन्हें कालजयी बनाने के लिए पर्याप्त थे। 1 सच्ची वीरता, साहस और शौर्य की आध्यात्मिक व्याख्या। 2 आचरण की सभ्यता, चरित्र निर्माण और नैतिकता का दार्शनिक विवेचन। 3 मजदूरी और प्रेम, श्रम और प्रेम के अटूट बंधन का भावनात्मक चित्रण। 4 अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विटमैन, एक महान कवि का जीवन दर्शन। 5 कन्यादान, भारतीय संस्कृति में विवाह के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश। 6 पवित्रता, मन और कर्म की शुद्धता पर बल। 3 भाषा और शैली का सौष्ठव। उनकी भाषा खड़ी बोली है, किंतु उसमें एक अजीब सी काव्यात्मकता और प्रवाह है। वे शब्दों के चयन में अत्यंत सचेत थे। उनकी शैली को आलंकारिक और प्रतीकात्मक कहा जा सकता है। भाषा का लालित्य और भावों की गंभीरता पूर्ण सिंह के निबंधों का प्राण है। हिंदी निबंध का विकास। डॉक्टर नगेंद्र। 4 हिंदी निबंध में योगदान। भावात्मक निबंधों का शिखर। उन्होंने हिंदी निबंध को वह ऊंचाई प्रदान की जहां विचार और भाव एक हो जाते हैं। मानवीय मूल्यों की स्थापना। उनके निबंधों ने मनुष्य को मानवता, प्रेम, श्रम और चरित्र की श्रेष्ठता का संदेश दिया। अल्प लेखन, महती ख्याति। यह सिद्ध किया कि श्रेष्ठ साहित्य मात्रा, क्वांटिटी से नहीं बल्कि गुणवत्ता, क्वालिटी से मापा जाता है। 5 समीक्षात्मक दृष्टिकोण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके निबंधों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। शुक्ल जी के अनुसार पूर्ण सिंह के निबंध उच्च कोटि के भावात्मक निबंध हैं। उन्होंने उनके लेखन में सच्चे भारतीय हृदय की धड़कन सुनी। पूर्ण सिंह का लेखन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य और अविस्मरणीय निधि है। आधुनिक हिंदी साहित्य। विश्वनाथ त्रिपाठी। सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह की निबंध कला ने हिंदी गद्य को संवेदना और सौंदर्य के नए आयाम दिए। उन्होंने निबंध को केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि आत्मा का साक्षात्कार बनाया। उनका लेखन आज भी पाठकों को एक ऊंची और उदात्त जीवन दृष्टि प्रदान करने में सक्षम है। प्रश्न 204। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला और निबंध लेखन में उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के युग निर्माता हैं। उन्होंने निबंध को एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसे भावुकता तथा प्रभाववाद से निकालकर बौद्धिक गंभीरता और वैज्ञानिक विश्लेषण के धरातल पर खड़ा किया। 1 निबंध कला की विशेषताएं। आचार्य शुक्ल की निबंध कला उनके व्यक्तित्व की तरह ही स्पष्ट, गंभीर और व्यवस्थित है। बुद्धि और हृदय का सामंजस्य। शुक्ल जी के निबंधों में बुद्धि का पैनापन और हृदय की संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन मिलता है। उनके प्रश्न 203। बाबू गुलाब राय की निबंध कला तथा भारतीय संस्कृति की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। बाबू गुलाब राय हिंदी निबंध साहित्य के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने बुद्धि और हृदय का संतुलन बनाए रखते हुए निबंध को वैचारिक गंभीरता और व्यावहारिक सरसता प्रदान की। उनके निबंधों में पाश्चात्य तर्कशक्ति और भारतीय संस्कृति का समन्वय मिलता है। 1 बाबू गुलाब राय की निबंध कला। गुलाब राय के निबंध मुख्य रूप से विचारात्मक और साहित्यिक हैं। उनकी कला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तार्किकता और स्पष्टता। गुलाब राय एक दार्शनिक और आलोचक थे, इसलिए उनके निबंधों में तार्किकता प्रधान है। वे किसी भी विषय को बहुत ही व्यवस्थित और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करते हैं। हास्य व्यंग्य का परिष्कृत प्रयोग। उनके निबंधों में व्यंग्य बहुत ही सुरुचिपूर्ण होता है। वे जीवन की विडंबनाओं पर कटाक्ष करते समय कटुता के बजाय हास्य का सहारा लेते हैं, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। सहज भाषा शैली। उनकी भाषा न तो बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ है और न ही बहुत अधिक उर्दू फारसी प्रधान। उन्होंने व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया, जो आम पाठक को आसानी से समझ में आ जाती है। दार्शनिक आधार। उनके निबंधों के पीछे एक गहरा दार्शनिक चिंतन होता है। वे जटिल विषयों को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाने में सिद्धहस्त थे। गुलाब राय के निबंध उनके शांत, गंभीर और चिंतनशील व्यक्तित्व के परिचायक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 भारतीय संस्कृति की अवधारणा। बाबू गुलाब राय की भारतीय संस्कृति संबंधी अवधारणा उदार, समन्वयवादी और मानवतावादी है। उनके निबंधों में संस्कृति का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित बिंदु प्रमुख हैं। समन्वय का धर्म। गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति समन्वय की संस्कृति है। इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों और विचारधाराओं को आत्मसात करने की क्षमता रही है।
आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन। वे भारतीय संस्कृति को केवल अध्यात्म में नहीं खोजते, बल्कि वे जीवन के भौतिक सुखों और आध्यात्मिक उत्कर्ष के बीच संतुलन को ही संस्कृति का प्राण मानते हैं। मानवतावाद। उनकी संस्कृति की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम के भाव पर टिकी है। वे ऐसी संस्कृति को महत्व देते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का कार्य करे, न कि उसे बांटने का। परंपरा और आधुनिकता का संगम। वे परंपराओं का अंधानुकरण करने के विरोधी थे। वे चाहते थे कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, किंतु आधुनिक विज्ञान और तर्क को भी अपनाएं। भारतीय संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाहित होने वाली एक जीवंत धारा है। मेरे निबंध। बाबू गुलाब राय। 3. निबंधों का विषय क्षेत्र। गुलाब राय ने साहित्य, समाज, दर्शन, धर्म और संस्कृति जैसे विषयों पर बहुत ही अधिकारपूर्ण निबंध लिखे हैं। प्रमुख कृतियां। फिर निराशा क्यों, मेरे निबंध, प्रबंध प्रभाकर, अध्ययन और आस्वाद। 4. समीक्षात्मक मूल्यांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू गुलाब राय की वैचारिक स्पष्टता की सराहना की है। उन्होंने माना कि गुलाब राय ने हिंदी निबंध को दार्शनिक धरातल प्रदान किया। गुलाब राय हिंदी के उन गिने चुने निबंधकारों में हैं जिनकी भाषा और शैली में एक प्रकार की शालीनता है। आधुनिक हिंदी साहित्य। विश्वनाथ त्रिपाठी। बाबू गुलाब राय की निबंध कला और भारतीय संस्कृति की उनकी व्याख्या आज के समय में और भी प्रासंगिक है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे तर्क और संवेदनशीलता के साथ अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक जीवन के द्वंद्वों को हल किया जा सकता है। उनका लेखन पाठकों को एक संयत, संतुलित और गौरवपूर्ण भारतीय जीवन दृष्टि प्रदान करता है। प्रश्न 204। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला और निबंध लेखन में उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के युग निर्माता हैं। उन्होंने निबंध को एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसे भावुकता तथा प्रभाववाद से निकालकर बौद्धिक गंभीरता और वैज्ञानिक विश्लेषण के धरातल पर खड़ा किया। 1. निबंध कला की विशेषताएं। आचार्य शुक्ल की निबंध कला उनके व्यक्तित्व की तरह ही स्पष्ट, गंभीर और व्यवस्थित है। बुद्धि और हृदय का सामंजस्य। शुक्ल जी के निबंधों में बुद्धि का पैनापन और हृदय की संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन मिलता है। उनके मनोविकार संबंधी निबंध, जैसे उत्साह, करुणा, क्रोध, इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण। वे किसी भी विषय को लेते हैं तो उसके सभी पक्षों का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वे विषय के कारण, स्वरूप और परिणाम को तर्क की कसौटी पर परखते हैं। प्रौढ़ और तत्समनिष्ठ भाषा। उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, व्याकरण सम्मत और तत्सम शब्दों से युक्त है। उनकी भाषा में एक ऐसी शक्ति है जो कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता रखती है। सूत्रबद्धता, एफोरिस्टिक स्टाइल। शुक्ल जी की शैली की सबसे बड़ी विशेषता सूत्रबद्धता है। वे जटिल विचारों को छोटे छोटे वाक्यों में इस तरह पिरोते हैं कि वे कहावत या सिद्धांत की तरह याद हो जाते हैं। शुक्ल जी का गद्य हिंदी की विचार शक्ति का सबसे सशक्त रूप है। आधुनिक हिंदी साहित्य। विश्वनाथ त्रिपाठी। 2. निबंध लेखन में उनका योगदान। आचार्य शुक्ल का योगदान हिंदी साहित्य में युगांतकारी है। निबंध को युग चेतना से जोड़ना। उन्होंने निबंध को केवल निजी विचारों तक सीमित न रखकर उसे तत्कालीन समाज, परंपरा और जीवन के बड़े सरोकारों से जोड़ा। चिंतामणि का सृजन। उनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 और 2 हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसने निबंध विधा को वो गरिमा दी कि वो अन्य विधाओं के समकक्ष खड़ी हो गई। समीक्षात्मक निबंधों की स्थापना। उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था और साधारणीकरण जैसे विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी आलोचना को भी नया आधार दिया। मानकीकरण। उन्होंने हिंदी निबंध की भाषा, शैली और विषय वस्तु के ऐसे मानक, स्टैंडर्ड स्थापित किए जिनका पालन आज भी किया जाता है। शुक्ल जी ने निबंध को एक ऐसा प्रतिमान दिया जिससे आगे के सभी निबंधकारों को गुजरना पड़ा। हिंदी आलोचना का इतिहास। नामवर सिंह। 3. समीक्षात्मक मूल्यांकन। आचार्य शुक्ल के निबंधों के बारे में प्रसिद्ध है कि वे हिंदी के विचार प्रधान निबंधों का शिखर हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को वो संयम और अनुशासन सिखाया जो उसके विकास के लिए अनिवार्य था। उनकी शैली में एक ऐसी गंभीरता है जो पाठक को सोचने के लिए बाध्य करती है। निष्कर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध न केवल हिंदी गद्य का गौरव हैं, बल्कि वे हिंदी भाषा की मेधा का परिचय भी हैं। उन्होंने निबंध को साहित्य की श्रेणी में लाकर उसे समाज और विचार का सबसे सशक्त माध्यम बनाया। उनके द्वारा स्थापित शुक्ल युग हिंदी निबंध के इतिहास में आज भी स्वर्ण युग के रूप में पहचाना जाता है। प्रश्न 205। हिंदी के ललित निबंध पर चर्चा कीजिए। हिंदी साहित्य में ललित निबंध वो विधा है जो ज्ञान के बोझ से मुक्त होकर व्यक्ति के हृदय, कल्पना और संवेदना के धरातल पर रची जाती है। इसे व्यक्तिपरक निबंध या ललित गद्य भी कहा जाता है। 1.
ललित निबंध का स्वरूप। ललित निबंध का अर्थ है हल्का फुल्का, सरस और आनंदमयी निबंध। इसमें विषय महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस विषय को लेखक किस दृष्टि से देखता है ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें तर्क की जगह भावना और पांडित्य की जगह व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। ललित निबंध लेखक के चित्त का वह विस्तार है जो सत्य को सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 प्रमुख विशेषताएं। आत्मपरकता। इसमें लेखक का मैं प्रधान होता है। लेखक अपनी स्मृतियों, अनुभवों और अनुभूतियों के साथ विषय को बुनता है। कल्पना की प्रधानता। साधारण सी वस्तु जैसे धूल, मिट्टी, वर्षा को भी असाधारण और दार्शनिक अर्थ प्रदान कर देना इसकी खूबी है। सांस्कृतिक जुड़ाव। अधिकांश ललित निबंधों में भारतीय परंपरा, लोक संस्कृति और इतिहास के प्रति एक गहरा लगाव झलकता है। भाषा शैली। भाषा अत्यंत परिष्कृत, काव्यात्मक, मुहावरेदार और प्रवाहपूर्ण होती है। इसमें शब्दों का चयन ऐसा होता है कि पाठक को पढ़ते समय आनंद की अनुभूति हो। 3 विकास और प्रमुख हस्ताक्षर। ललित निबंध का उदय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल से माना जाता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में निम्नलिखित लेखकों का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ललित निबंध के जनक। इन्होंने भारतीय संस्कृति और लोक जीवन को ललित शैली में पिरोया। प्रमुख कुटज, कल्पलता। विद्यानिवास मिश्र। इनके निबंधों में लोक संस्कृति, प्रकृति और भारतीय परंपराओं का गहरा समन्वय है। इनकी भाषा बहुत कोमल और काव्यात्मक है। प्रमुख मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कुबेर नाथ राय। इन्हें ललित निबंधों का अप्रतिम शिल्पी कहा जाता है। इनके निबंधों में अद्भुत पांडित्य के साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य बोध मिलता है। प्रमुख प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक। शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रभाववादी शैली में ललित निबंध लिखने वाले प्रमुख लेखक। 4 ललित निबंध का महत्व। ललित निबंध ने हिंदी गद्य को वो संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध दिया जिसकी अभाव में साहित्य केवल वैचारिक और नीरस रह जाता। ये विधा पाठक को भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, प्रकृति और अपनी जड़ों के करीब ले जाती है। ललित निबंध साहित्य की वह खिड़की है जहां से पाठक को जीवन का सौंदर्य दिखाई देता है। हिंदी निबंध का विकास। डॉक्टर नगेंद्र। 5 समीक्षात्मक दृष्टिकोण। ललित निबंधों की कभी कभी आलोचना भी की जाती है कि इनमें वैचारिक स्पष्टता का अभाव होता है और ये बहुत आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, किंतु यह उनकी सीमा नहीं, उनकी प्रकृति है। ये निबंध ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि आनंद और बोध के लिए लिखे जाते हैं। संक्षेप में, ललित निबंध हिंदी साहित्य की वो विधा है जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी भावनाओं के प्रति हमें गौरवान्वित करती है। ये विधा यह सिद्ध करती है कि साहित्य में हृदय का स्थान बुद्धि से कम नहीं है। प्रश्न 206। ललित निबंध परंपरा में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के योगदान पर चर्चा कीजिए। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध परंपरा के उन प्रमुख स्तंभों में से हैं जिन्होंने हिंदी निबंध को लोक जीवन, भारतीय संस्कृति और प्रकृति के साथ गहराई से जोड़ा। उनके निबंधों में पांडित्य और भावुकता का एक ऐसा संगम मिलता है जो पाठक को अपनी जड़ों की ओर ले जाता है। 1 ललित निबंध में विशिष्ट योगदान। मिश्र जी ने ललित निबंध को केवल व्यक्तिगत अनुभूतियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बनाया। उनके निबंधों में भारतीय समाज के रीति रिवाजों, लोक विश्वासों और परंपराओं की गहरी पहचान मिलती है। मिश्र जी के निबंधों में लोक संस्कृति के बीज अंकुरित होते दिखाई देते हैं। हिंदी ललित निबंध परंपरा। डॉक्टर नगेंद्र। 2 लोक जीवन और प्रकृति का चित्रण। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्रकृति को मनुष्य से अलग नहीं देखते। उनके लिए एक फूल, एक नदी या एक लोकगीत केवल निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का एक स्पंदित हिस्सा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध उनके ललित निबंध लेखन का सर्वोच्च उदाहरण है। इसमें वे भारतीय जनमानस की चिंता, करुणा और लोक संवेदना को एक मार्मिक कथात्मक शैली में पिरोते हैं। लोक संस्कृति की जड़ें मिश्र जी के निबंधों में सजीव हो उठती हैं। साहित्य और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 शैलीगत विशेषताएं। उनकी शैली की प्रमुखताएं निम्नलिखित हैं। काव्यात्मक गद्य। उनकी भाषा अत्यंत कोमल, प्रवाहपूर्ण और काव्यात्मक है। वे शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं, जिससे उनका गद्य किसी कविता जैसा प्रतीत होता है। संवादात्मकता। वे पाठक से बहुत आत्मीयता से बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग अपनी स्मृतियों के माध्यम से हमें कोई बड़ी बात समझा रहा हो। सांस्कृतिक अनुगूंज। उनके निबंधों में प्राचीन भारतीय साहित्य, दर्शन और लोक कथाओं के संदर्भ यत्र तत्र बिखरे मिलते हैं, जो उन्हें एक विशेष दार्शनिक गहराई देते हैं। 4 प्रमुख निबंध संग्रह।
उनकी प्रमुख कृतियां हिंदी निबंध साहित्य को समृद्ध करती हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है भारतीय समाज की पारिवारिक चिंता और लोक चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण। चितवन की छां, प्रकृति और मनुष्य के संबंधों का चित्रण। तुम चंदन हम पानी, भारतीय भक्ति परंपरा और लोक संस्कृति का मेल। अंगद की नियति, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व की व्याख्या। 5. समीक्षात्मक दृष्टि। विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध को वो शालीनता और दार्शनिकता दी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद थोड़ी ओझल होने लगी थी। वे मानते थे कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व का ही विस्तार है। मिश्र जी का गद्य आधुनिकता के शोर में परंपरा की शांत पुकार है। हिंदी आलोचना का इतिहास। नामवर सिंह। निष्कर्ष। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का योगदान इस दृष्टि से अविस्मरणीय है कि उन्होंने हिंदी निबंध को मृदा मिट्टी से जोड़ा। उनके निबंध पढ़ना किसी तीर्थ यात्रा पर जाने जैसा है, जहां पाठक को अपनी संस्कृति, अपनी लोक परंपरा और अपने अस्तित्व के मूल तत्वों से साक्षात्कार होता है। वे ललित निबंध के ऐसे शिल्पकार हैं जिनकी भाषा में चंदन की महक और हृदय में लोक की करुणा बसी है। प्रश्न 207। ललित निबंध परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान स्पष्ट कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी में ललित निबंध का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने निबंध विधा को केवल वैचारिक तार्किकता तक सीमित न रखकर उसे संस्कृति, इतिहास, मानवतावाद और सृजनात्मक कल्पना के नए आयाम प्रदान किए। 1. निबंध को ललित बनाने का अर्थ। द्विवेदी जी ने निबंध को शुष्क और नीरस होने से बचाया। उनके अनुसार निबंध वो है जिसमें लेखक का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसकी संवेदनाएं और उसके सांस्कृतिक संस्कार अभिव्यक्त होते हैं। उन्होंने निबंध में शास्त्र के पांडित्य के साथ साथ लोक की सरलता और रसात्मकता का अद्भुत मेल स्थापित किया। ललित निबंध लेखक की आत्मा का वह मुक्त विस्तार है जहां ज्ञान और आनंद का मिलन होता है। अशोक के फूल की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2. प्रमुख योगदान के मुख्य आधार। संस्कृति और लोक जीवन का समन्वय। द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति को केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जनजीवन के लोक विश्वासों, लोक कथाओं और लोक संस्कृति में खोजा। अशोक के फूल और कुटज जैसे निबंध इसी सांस्कृतिक खोज के परिणाम हैं। मानवतावादी दृष्टि। उनके निबंधों का केंद्रीय बिंदु मनुष्य है। वे मानते थे कि साहित्य और निबंध वही सार्थक है जो मनुष्य के दुख दर्द को समझे और उसे जीने की प्रेरणा जिजीविषा दे। उनके निबंध हताशा के बजाय अदम्य जीवंतता के प्रतीक हैं। पांडित्य का सहज विनियोग। द्विवेदी जी एक महान विद्वान थे, परंतु वे अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे कठिन दार्शनिक और ऐतिहासिक विषयों को भी कहानी की तरह सरल और आकर्षक भाषा में प्रस्तुत करते थे। प्रकृति के साथ मानवीय संबंध। उन्होंने प्रकृति को केवल सजावट की वस्तु न मानकर उसे मनुष्य का अभिन्न साथी माना। कुटज इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां वे एक छोटे से पौधे को मनुष्य के संघर्ष और धैर्य का प्रतीक बना देते हैं। 3. भाषा शैली की विशिष्टता। द्विवेदी जी की भाषा शैली में एक प्रकार की काव्यात्मकता और आत्मीयता है। उनके निबंधों में अक्सर संवादों, पौराणिक संदर्भों और लोकोक्तियों का प्रयोग मिलता है, जिससे पाठक को ऐसा लगता है कि लेखक सीधे उससे बात कर रहा है। उनकी शैली संवादधर्मी और प्रवाहपूर्ण है। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को वह कोमलता और लचीलापन दिया जो ललित निबंध के लिए अपरिहार्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य। विश्वनाथ त्रिपाठी। 4. ललित निबंध परंपरा पर प्रभाव। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्थापित इस परंपरा ने विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय जैसे लेखकों को दिशा दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हिंदी भाषा न केवल गंभीर चिंतन के लिए बल्कि सौंदर्य बोध और कोमल अनुभूतियों के लिए भी पूर्णतः सक्षम है। प्रमुख ललित निबंध संग्रह। अशोक के फूल 1948। कल्पलता, कुटज, मध्यकालीन धर्म साधना। 5. समीक्षात्मक निष्कर्ष। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध को जड़ता से निकालकर उसे सृजनशीलता के धरातल पर खड़ा किया। उनका योगदान केवल ललित निबंध लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने निबंध विधा को वो आत्मसम्मान दिया जिसके कारण ललित निबंध हिंदी साहित्य की एक कालजयी और प्रिय विधा बन सके। निष्कर्षतः द्विवेदी जी के निबंध केवल सूचनात्मक या वैचारिक नहीं बल्कि जीवन की अनुभूतियों का दस्तावेज हैं। उन्होंने साहित्य को जीवन से जोड़कर यह सिखाया कि सच्चा ललित निबंध वही है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध और संवेदनशील बनाए। प्रश्न 208। ललित निबंध परंपरा में कुबेरनाथ राय के योगदान पर चर्चा कीजिए। कुबेरनाथ राय ललित निबंध परंपरा के ऐसे शिखर पुरुष हैं जिन्हें ललित निबंधों का अप्रतिम शिल्पी कहा जाता है। उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्थापित ललित निबंध की परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया
बल्कि उसे एक नई बौद्धिक ऊंचाई और काव्यात्मक गरिमा प्रदान की। 1. ललित निबंध में विशिष्ट योगदान। कुबेरनाथ राय के निबंधों में भारतीयता, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक गौरव का जो स्वरूप मिलता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने ललित निबंध को केवल भावुकता नहीं बल्कि उसे गहरे सांस्कृतिक अध्ययन और दार्शनिक चिंतन से जोड़ा। कुबेरनाथ राय के निबंधों में भारतीय संस्कृति के विविध रंगों का अद्भुत और सघन इंद्रधनुष है। हिंदी निबंध लेखन डॉक्टर नगेंद्र। 2. शैलीगत विशेषताएं। राय जी की शैली के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। काव्यात्मकता और अलंकारिकता। उनका गद्य किसी कविता से कम नहीं है। वे शब्दों के जादूगर थे। उनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग है जो उनके निबंधों को एक विशिष्ट क्लासिक गरिमा प्रदान करता है। अद्भुत पांडित्य। उनके निबंधों में पाश्चात्य और भारतीय साहित्य, दर्शन, कला और इतिहास के व्यापक संदर्भ बिखरे होते हैं। उनका पांडित्य बोझिल नहीं बल्कि अत्यंत रोचक और सौंदर्यपूर्ण होता है। प्रतीकात्मकता। वे किसी भी विषय को सीधे न कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। उनका प्रकृति प्रेम उनके निबंधों का प्राण है जिसे वे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। संवेदनशीलता। उनके निबंधों में उदासी, सौंदर्य और एक प्रकार का दार्शनिक एकांत, फिलोसॉफिकल लोनलीनेस महसूस होता है जो पाठक को भीतर तक प्रभावित करता है। 3. प्रमुख रचनाएं। उनकी कृतियां हिंदी गद्य के ललित रूप का मानक हैं। प्रिया नीलकंठी। उनके ललित निबंधों का पहला और अत्यंत चर्चित संग्रह रस आखेटक। इसमें कला और सौंदर्य का अद्भुत विश्लेषण है। गंधमादन। भारतीय संस्कृति और प्रकृति का एक सुंदर आख्यान। विषाद योग। उनके दार्शनिक चिंतन का चरमोत्कर्ष। 4. संस्कृति और प्रकृति का समन्वय। कुबेरनाथ राय की संस्कृति संबंधी अवधारणा में प्रकृति का स्थान सबसे ऊपर है। वे प्रकृति को केवल देखने वाली वस्तु नहीं बल्कि उसे एक सांस्कृतिक इकाई मानते थे। उनका मानना था कि जब मनुष्य प्रकृति से कट जाता है तभी वह अपनी जड़ें खो देता है। उनके निबंध पाठकों को पुनः प्रकृति संस्कृति के उस मिलन बिंदु पर ले जाते हैं जहां जीवन का वास्तविक आनंद है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का केंद्र मनुष्य और प्रकृति के बीच का वह मधुर रिश्ता है जिसे आधुनिकता ने धूमिल कर दिया है। आधुनिक हिंदी साहित्य। विश्वनाथ त्रिपाठी। 5. समीक्षात्मक दृष्टिकोण। आलोचक मानते हैं कि कुबेरनाथ राय के निबंधों ने ललित निबंध को बौद्धिक गंभीरता प्रदान की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ललित निबंध केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं बल्कि वे विचार और संवेदना के गहरे संगम स्थल हैं। जहां द्विवेदी जी के निबंधों में लोक का स्वर था वहीं राय जी के निबंधों में कला और सौंदर्य का स्वर अधिक मुखर है। कुबेरनाथ राय ने ललित निबंध को एक नया सौंदर्य शास्त्र दिया। हिंदी आलोचना का इतिहास। नामवर सिंह। निष्कर्ष। कुबेरनाथ राय का ललित निबंध परंपरा में योगदान अत्यंत विशिष्ट है। उन्होंने ललित निबंध को एक ऐसी काव्यात्मक और दार्शनिक ऊंचाई दी जो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। उनकी भाषा की नज़ाकत और विचारों की गंभीरता पाठक को एक ऐसे लोक में ले जाती है जहां केवल सौंदर्य और शांति है। वे वास्तव में हिंदी गद्य के ऐसे कवि हैं जो गद्य में कविता लिखते थे। प्रश्न 209। प्रेमचंद के निबंध साहित्य का स्वरूप, संवेदना और शिल्प पर चर्चा कीजिए। मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से कथा सम्राट के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनका निबंध साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। उनके निबंध किसी अकादमिक पांडित्य की उपज न होकर सीधे जीवन से जुड़े हुए यथार्थ के दस्तावेज हैं। 1. निबंधों का स्वरूप, संवेदना का धरातल। प्रेमचंद के निबंधों की संवेदना का केंद्र आम आदमी है। उनकी संवेदना में शोषक शोषित का द्वंद्व और सामाजिक न्याय की तड़प स्पष्ट दिखाई देती है। जन सरोकार और सामाजिक प्रतिबद्धता। प्रेमचंद के निबंधों में किसान, मजदूर और नारी की समस्याओं पर गहरी संवेदना मिलती है। वे केवल समस्याओं का चित्रण नहीं करते बल्कि उनके मूल कारणों, सामंतवाद और पूंजीवाद पर भी प्रहार करते हैं। साहित्य का उद्देश्य। उनके लिए निबंध भी साहित्य का ही एक अंग है जिसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि मानव सुधार होना चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन साहित्य जीवन की आलोचना है उनके निबंधों का मूल मंत्र है। राष्ट्र प्रेम। उनके निबंधों में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। उन्होंने अपनी कलम से देश की गुलामी और उसकी बदहाली पर जो लिखा वो आज भी पाठकों को आंदोलित कर देता है। 2. निबंधों का शिल्प, सहजता और प्रभाव। प्रेमचंद के निबंधों का शिल्प उनकी कहानियों की तरह ही अत्यंत सहज, सरल और प्रभावशाली है। बातचीत की भाषा। उनके निबंध संवादधर्मी हैं। वे पाठकों से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अपना बड़ा उन्हें जीवन की सच्चाइयां बता रहा हो। भाषा में उर्दू हिंदी की हिंदुस्तानी का वो माधुर्य है जो सर्वग्राह्य है। सरल और सटीक तर्क। जटिल से जटिल सामाजिक समस्याओं को वे बहुत ही सरल उदाहरणों और मुहावरों के माध्यम से स्पष्ट कर देते थे। उनमें शुक्ल जी की तरह दार्शनिक गंभीरता नहीं बल्कि व्यवहारिक सच्चाई का बल है। व्यंग्य और आक्रोश। प्रेमचंद के निबंधों में व्यंग्य बहुत तीखा नहीं किंतु प्रभावी होता है।
वे पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक विषमताओं पर प्रहार करते समय करुणा का सहारा लेते हैं। विचारात्मक संरचना। यद्यपि उनके निबंधों में कथा शैली का पुट मिलता है, परंतु वे अपने विचारों को एक व्यवस्थित तार्किक क्रम में प्रस्तुत करते हैं। 3. प्रमुख निबंध और उनके विषय। प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह प्रेमचंद के विचार में संकलित है। साहित्य का उद्देश्य। इस निबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि साहित्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शन करना है। महाजनी सभ्यता। इस निबंध में उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की क्रूरता और महाजनों के शोषण का यथार्थ चित्रण किया है, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। कौमी एकता और सामाजिक सुधार। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया है। 4. निबंधकार के रूप में उनका महत्व। प्रेमचंद ने निबंध को बुद्धिजीवियों के दायरे से बाहर निकालकर उसे जनसाधारण की पहुंच तक पहुंचाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि निबंध केवल दर्शन या विज्ञान की चर्चा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की जटिल सच्चाइयों को सरल भाषा में व्यक्त करने का भी माध्यम है। प्रेमचंद के निबंध उनके मानवीय हृदय का वो विस्तार है जो शोषितों के प्रति न्याय की मांग करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। प्रेमचंद का निबंध साहित्य उनकी कहानियों का ही वैचारिक विस्तार है। उनकी संवेदना मानवतावादी है और शिल्प संवाद धर्मी। वे केवल लेखक नहीं, बल्कि समाज के एक सजग प्रहरी थे। उनके निबंध हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा साहित्य वही है जो अपने समय की चुनौतियों को समझे और पाठकों को एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करे। प्रश्न 210। रामविलास शर्मा के निबंध तुलसी काव्य के सामंत विरोधी मूल्य में निहित संवेदना और शिल्प पर चर्चा कीजिए। रामविलास शर्मा हिंदी के ऐसे आलोचक और निबंधकार हैं जिन्होंने साहित्य को समाज और वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखा। तुलसी काव्य के सामंत विरोधी मूल्य उनका एक अत्यंत प्रभावशाली वैचारिक निबंध है जो तुलसीदास को एक नई और प्रगतिशील दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। 1. संवेदना का धरातल, कंटेंट और सेंसिबिलिटी। इस निबंध की संवेदना ऐतिहासिक भौतिकवाद और जनवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। रामविलास जी ने तुलसीदास को मध्यकालीन सामंतवाद के सामने घुटने टेकने वाला कवि नहीं, बल्कि उसके भीतर रहकर उसका विरोध करने वाला कवि सिद्ध किया है। लोक चेतना की पहचान। लेखक का मानना है कि तुलसीदास का काव्य केवल भक्ति का काव्य नहीं है, बल्कि वह उस समय की जनता की पीड़ा और आकांक्षाओं का प्रतिध्वनि है। तुलसीदास ने लोक को महत्व देकर सामंती अह को चुनौती दी। सामंत विरोध का स्वर। रामविलास जी तर्क देते हैं कि तुलसी के राम राज्य की कल्पना में सामंती शोषण का निषेध है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे तुलसी ने कलयुग का वर्णन करके तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और सामंती उत्पीड़न की कटु आलोचना की है। जनता का कवि। इस निबंध की मुख्य संवेदना ये है कि तुलसीदास के मूल्य लोक संग्रह और जन कल्याण पर आधारित हैं, जो सामंतवाद के व्यक्तिगत सुख और अहंकार के विरोधी हैं। 2. शिल्प का धरातल, फॉर्म और स्टाइल। रामविलास शर्मा का शिल्प उनकी तार्किकता और वैचारिक स्पष्टता के लिए जाना जाता है। इस निबंध का शिल्प पारंपरिक समीक्षाओं से भिन्न है। तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक शैली। लेखक अपने मत को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास के काव्य, रामचरितमानस और कवितावली से उदाहरण देते हैं। वे केवल भावना की बात नहीं करते, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति। इस निबंध में लेखक ने तुलसीदास के अंतर्विरोधों, जैसे भक्ति और समाज का समन्वय को द्वंद्वात्मक पद्धति से सुलझाया है। वे दिखाती हैं कि कैसे तुलसी ने अपनी मर्यादा के भीतर रहकर सामंती ढांचे पर प्रहार किए। भाषा का संयम और ओज। रामविलास जी की भाषा में एक प्रकार की वैचारिक गंभीरता और धार है। वे शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करते हैं। उनके वाक्य सीधे और प्रहारक होते हैं, जो पाठक के मन में स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं। विषय केंद्रित संरचना। निबंध की संरचना अत्यंत व्यवस्थित है। इसमें पहले मध्यकालीन समाज की स्थिति का विश्लेषण किया गया है और फिर उसके संदर्भ में तुलसी के मूल्यों को रखा गया है। 3. निबंध का महत्व। यह निबंध इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसने तुलसीदास को सामंतवाद के समर्थक माने जाने के मिथक को तोड़ा है। रामविलास शर्मा ने ये स्थापित किया कि तुलसीदास का साहित्य सामंत विरोधी और लोक उन्मुख है, जो उसे आज के समय में भी प्रासंगिक बनाता है। रामविलास शर्मा का यह निबंध तुलसी के प्रति दृष्टि को बदलने वाला एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है। हिंदी आलोचना। नामवर सिंह। निष्कर्ष। तुलसी काव्य के सामंत विरोधी मूल्य में रामविलास शर्मा ने अपनी गहरी संवेदना और तार्किक शिल्प के माध्यम से तुलसीदास को जन कवि के रूप में पुनः स्थापित किया है। उनकी संवेदना जहां शोषित लोक के प्रति सहानुभूति रखती है, वहीं उनका शिल्प मार्क्सवादी तार्किकता से लैस है। यह निबंध हिंदी निबंध साहित्य में वैचारिक गहराई और आलोचनात्मक साहस का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न 211। अज्ञेय के निबंध कृत संवत्सर की संवेदना और शिल्प पर चर्चा कीजिए।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य के एक ऐसे मनीषी रचनाकार हैं जिनके निबंधों में उनकी दार्शनिक गहराई और वैचारिक सूक्ष्मता स्पष्ट रूप से झलकती है। कृत संवत्सर उनके निबंध लेखन का एक प्रतिनिधि संग्रह है जिसमें वे समय, परंपरा, संस्कृति और मनुष्य की आधुनिकता के बीच के द्वंद्व को अत्यंत गंभीरता से उठाते हैं। 1. संवेदना का धरातल, कंटेंट और सेंसिबिलिटी। कृत संवत्सर की संवेदना का मूल स्वर समय का बोध और अस्तित्ववादी चिंतन है। अज्ञेय के निबंधों में संवेदना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। समय का निरंतर बोध। कृत संवत्सर का अर्थ ही है किया गया या बिताया गया वर्ष। अज्ञेय समय को केवल घड़ी की सुई नहीं मानते, बल्कि उसे मनुष्य की अनुभूतियों और संस्कारों से जुड़ा हुआ मानते हैं। वे समय के साथ मनुष्य के संबंध की पड़ताल करते हैं। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व। अज्ञेय के यहाँ संवेदना का एक बड़ा पक्ष है। परंपरा का अर्थ क्या है? वे परंपरा को ढोना नहीं, बल्कि उसे आधुनिक बोध के साथ पुनः जीवित करना मानते हैं। वे अतीत के प्रति एक गहरी आस्था रखते हैं, किंतु अंधानुकरण के विरोधी हैं। व्यक्ति की स्वाधीनता। उनके निबंधों की संवेदना का केंद्र व्यक्ति है। वे मानते हैं कि समाज और व्यवस्था के बीच व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र चेतना और गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। अस्तित्ववादी होने के नाते वे व्यक्ति के अकेलेपन और उसकी निर्णय लेने की शक्ति को निबंधों में मुखर करते हैं। कला और सत्य की खोज। अज्ञेय के लिए लेखन केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। उनके निबंधों में एक ऐसी बेचैनी है जो पाठक को भी सोचने के लिए विवश करती है। 2. शिल्प का धरातल, फॉर्म और स्टाइल। अज्ञेय का शिल्प हिंदी निबंधों में अत्यंत विशिष्ट और बौद्धिक है। वे निबंध को एक प्रयोगशाला की तरह उपयोग करते हैं। बौद्धिक गहनता। अज्ञेय की शैली चिंतनशील है। वे सरल विषयों को भी दार्शनिक ऊंचाई देते हैं। उनके निबंधों को पढ़ने के लिए पाठक के पास वैचारिक तैयारी और एकाग्रता होनी आवश्यक है। संवादात्मक और प्रयोगधर्मी। वे निबंध में सीधे उपदेश नहीं देते, बल्कि संवाद और तर्क के माध्यम से पाठक को निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। उनका शिल्प प्रयोगवादी है। वे भाषा और रूप दोनों के साथ नए प्रयोग करते हैं। सूत्रात्मकता। उनकी शैली में गागर में सागर भरने की कला है। वे अक्सर ऐसे वाक्य या वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जो पाठक के मन पर अंकित हो जाते हैं। वे जटिल विचारों को सूत्रबद्ध करने में सिद्धहस्त हैं। भाषा का अनुशासन। अज्ञेय की भाषा अत्यंत कसी हुई, परिष्कृत और तत्संप्रधान है। उनमें लाक्षणिकता और व्यंजना का प्रयोग प्रचुर है। वे शब्दों के चयन में उतने ही सतर्क हैं जितने एक कवि होता है। 3. निबंध का महत्व। कृत संवत्सर में संकलित निबंध यह सिद्ध करते हैं कि अज्ञेय केवल एक कथाकार या कवि नहीं, बल्कि एक प्रखर विचारक थे। उन्होंने हिंदी निबंध को दार्शनिक अनुशासन और आधुनिक संवेदनशीलता से जोड़ा। उनके निबंधों ने हिंदी गद्य को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां से साहित्य का अर्थ केवल मनोरंजन न होकर जीवन दर्शन बन जाता है। अज्ञेय का लेखन हिंदी गद्य को बौद्धिक ऊंचाई देने वाला एक ऐसा संवत्सर वर्ष है जो कालजयी है। हिंदी निबंध का विकास। डॉक्टर नगेंद्र। निष्कर्ष। अज्ञेय के निबंध कृत संवत्सर में निहित संवेदना, जहां मनुष्य की अस्तित्वगत चिंता और समय के प्रति जागरूकता को व्यक्त करती है, वहीं उनका शिल्प बौद्धिक अनुशासन और प्रयोगात्मक सूक्ष्मता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये निबंध पाठक को केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि उसे अपनी चेतना के विस्तार की ओर प्रेरित करते हैं। अज्ञेय ने निबंध के माध्यम से हिंदी भाषा को उस मेधा से संपन्न किया जिसकी आज के जटिल युग में अत्यंत आवश्यकता है। प्रश्न 212। हिंदी रेखाचित्र, उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। हिंदी गद्य साहित्य में रेखाचित्र, स्केच वो विधा है जिसमें लेखक कम शब्दों और सीमित रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का ऐसा जीवंत चित्र अंकित करता है कि पाठक की आंखों के सामने वो सजीव हो उठता है। ये विधा संस्मरण के निकट है, लेकिन इसमें तथ्यों के बजाय चित्रण की प्रधानता होती है। 1. रेखाचित्र का स्वरूप। रेखाचित्र का अर्थ है शब्दों के माध्यम से खींची गई एक ऐसी रेखा जो किसी पात्र के व्यक्तित्व के बाह्य और आंतरिक रूपों को स्पष्ट कर दे। इसमें लेखक की तटस्थता और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का होना अनिवार्य है। रेखाचित्र में लेखक व्यक्तित्व के मर्म को कुछ ही शब्दों में उकेर देता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. रेखाचित्र का उद्भव। हिंदी रेखाचित्र विधा का आरंभ द्विवेदी युग के अंत और छायावाद के उदय के समय माना जाता है। प्रारंभिक प्रयास। पद्मसिंह शर्मा कृत पद्म पराग 1929 को हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह माना जाता है। इससे पूर्व पत्र पत्रिकाओं में छिटपुट संस्मरणात्मक रेखाचित्र मिलते थे, किंतु साहित्यिक प्रतिष्ठा पद्म पराग से मिली। 3. विकास के चरण। क. प्रारंभिक चरण 1929-1935। इस काल में लेखकों ने संस्मरण और रेखाचित्र के बीच के धुंधले अंतर को कम किया। प्रमुख लेखक पद्मसिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी।
चतुर्वेदी जी ने अपनी पत्रिका विशाल भारत के माध्यम से इस विधा को समृद्ध किया। ख उत्कर्ष काल 1936-1950 - छायावादी प्रभाव। ये रेखाचित्र का स्वर्ण युग है। छायावादी कवियों और गद्यकारों ने अपनी भावात्मक और काव्यात्मक भाषा से इस विधा को ऊंचाइयां दी। महादेवी वर्मा, इनका नाम रेखाचित्र में सर्वोच्च है। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943 इस विधा की कालजयी कृतियां हैं। इन्होंने शोषित, वंचित और उपेक्षित पात्रों गिल्लू भक्तिन सोना को अपनी संवेदना से जीवंत कर दिया। रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने माटी की मूर्तें 1946 के माध्यम से ग्रामीण जीवन और सादगी भरे चरित्रों का बेजोड़ चित्रण किया। इनकी शैली में ओज और भावात्मकता है। प्रकाश चंद्र गुप्त, इन्होंने रेखाचित्र 1944 नामक संग्रह दिया, जिसमें सामाजिक चेतना का पुट है। ग उत्तर स्वतंत्रता काल 1950 के बाद। इस काल में रेखाचित्र में वैयक्तिकता के साथ साथ यथार्थवाद का समावेश हुआ। लेखकों ने अपने निजी जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों पर भी लिखना शुरू किया। प्रमुख लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवपूजन सहाय, विष्णु प्रभाकर। प्रभाकर जी के दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना अत्यंत लोकप्रिय हुए। 4 रेखाचित्र की प्रमुख विशेषताएं। कम शब्दों में प्रभाव, इसमें विस्तार नहीं बल्कि संक्षिप्तता होती है। सूक्ष्म निरीक्षण, लेखक पात्र की छोटी छोटी आदतों और शारीरिक हावभाव पर दृष्टि रखता है। सजीवता, चित्रण ऐसा होता है कि पात्र पाठक के लिए जीता जागता बन जाता है। तटस्थता, लेखक पात्र का गुणगान या निंदा करने के बजाय उसे जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। 5 हिंदी रेखाचित्र का महत्व। रेखाचित्र विधा ने हिंदी गद्य को मानवीय संवेदना से जोड़ा। जहां उपन्यास और कहानी बड़े फलक पर काम करते हैं, वहीं रेखाचित्र मनुष्य के अस्तित्व के छोटे छोटे अंशों को गौरव प्रदान करता है। महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी के कार्यों ने इसे साहित्य की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण विधा बना दिया है। निष्कर्षतः हिंदी रेखाचित्र का उद्भव पत्रिकाओं की देन है और इसका विकास महान लेखकों की देखने की दृष्टि और शब्दों की जादूगरी से हुआ है। आज ये विधा अपने परिपक्व स्वरूप में है, जहां वो व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों को नई सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत कर रही है। प्रश्न 213। हिंदी संस्मरण, उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। संस्मरण, रेमिनिसेंस, हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं, व्यक्तियों या अनुभवों को याद करके उसे साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करता है। प्रश्न 213। हिंदी संस्मरण, उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। संस्मरण, रेमिनिसेंस, हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं, व्यक्तियों या अनुभवों को याद करके उसे साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें स्मृति, याद ही आधार होती है, किंतु संस्मरण मात्र सूचना नहीं बल्कि एक कलात्मक सृजन है। 1 संस्मरण का स्वरूप। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। इसमें लेखक अपने अतीत के उन पन्नों को पलटता है जो उसके हृदय पर गहरी छाप छोड़ गए हैं। ये विधा रेखाचित्र के काफी निकट है, परंतु इसमें व्यक्ति की अपेक्षा घटना और लेखक के निजी अनुभव की प्रधानता होती है। 2 संस्मरण का उद्भव। हिंदी में संस्मरण विधा का व्यवस्थित रूप द्विवेदी युग के बाद मिलना शुरू हुआ। प्रारंभिक प्रयास। यद्यपि भारतेंदु युग से ही आत्मकथात्मक लेख मिलते थे, किंतु एक विधा के रूप में इसका उदय 1920 के बाद हुआ। बाल मुकुंद गुप्त और बनारसीदास चतुर्वेदी के लेखों में इसके बीज देखे जा सकते हैं। 3 विकास के चरण। क प्रारंभिक चरण 1930-1940। इस काल में संस्मरण विधा ने अपना स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ किया। लेखकों ने अपने समय के महान व्यक्तियों के संस्मरण लिखे। प्रमुख लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी, जिन्होंने विशाल भारत पत्रिका द्वारा इसे प्रोत्साहित किया। पद्म सिंह शर्मा। ख उत्कर्ष काल 1940-1960 - छायावादोत्तर युग। यह संस्मरण का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में लेखकों ने संस्मरण को साहित्य की श्रेष्ठ विधा के रूप में स्थापित किया। महादेवी वर्मा, इनका संस्मरण पथ के साथ ही 1956 हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जिसमें उन्होंने निराला, पंत और प्रसाद जैसे कवियों का बहुत ही आत्मीय चित्रण किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके संस्मरणों में ग्रामीण जीवन की सादगी और ओज का अद्भुत मेल है। जंजीरें और दीवारें प्रसिद्ध है। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को बचपन की स्मृतियां और मेरे जीवन के अनुभव के माध्यम से अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। ग उत्तर स्वतंत्रता काल 1960 के बाद। इस काल में संस्मरणों का दायरा बढ़ा। अब केवल बड़े व्यक्तियों के ही नहीं बल्कि आम और उपेक्षित व्यक्तियों पर भी संस्मरण लिखे गए। लेखकों ने अपनी स्मृतियों को यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत करना शुरू किया। प्रमुख लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर। प्रभाकर जी के संस्मरणों में सामाजिक चेतना का विशेष आग्रह है।
4. संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं। स्मृति पर आधारित। आधार घटना या व्यक्ति की यादें हैं, किंतु इसमें कल्पना का भी थोड़ा पुट हो सकता है। सत्यता और निष्ठा। संस्मरणकार का अपने कथ्य के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। कलात्मकता। यह केवल डायरी नहीं है, इसमें भाषा की लालित्य और वर्णनात्मकता होनी चाहिए। तटस्थता। लेखक को अपने पात्रों के प्रति राग विराग से मुक्त रहकर उनके व्यक्तित्व का चित्रण करना चाहिए। 5. संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर। अक्सर विद्यार्थी इसमें भ्रमित होते हैं। संस्मरण, इसमें घटना और लेखक का अपना अनुभव मुख्य होता है। रेखाचित्र, इसमें व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व का अंकन मुख्य होता है। 6. हिंदी संस्मरण का महत्व। संस्मरण विधा ने हमें इतिहास के उन अनदेखे पहलुओं से परिचित कराया जो आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं मिलते। यह विधा युगबोध और मानवीय संवेदना को सहेजने का कार्य करती है। महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे लेखकों ने इसे साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय और पठनीय विधा बना दिया है। निष्कर्षतः हिंदी संस्मरण विधा आज एक परिपक्व अवस्था में है। इसने केवल साहित्यकारों के जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी स्मृति के माध्यम से जीवंत रखा है। प्रश्न 214। हिंदी यात्रा वृत्तांत पर चर्चा कीजिए। यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलॉग, गद्य साहित्य की वो विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, देखे गए स्थानों, वहां की संस्कृति, समाज, भूगोल और प्रकृति का कलात्मक वर्णन करता है। यात्रा वृत्तांत केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि पाठक को भी उस यात्रा का सहयात्री बना लेना है। 1. यात्रा वृत्तांत का स्वरूप। यात्रा वृत्तांत में यात्रा की घटना तो होती ही है, साथ ही लेखक का निरीक्षण और चिंतन भी होता है। एक अच्छा यात्रा वृत्तांत वो है जो पाठक को उस स्थान का मानसिक और संवेगात्मक अनुभव दे सके। इसमें यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों, खान-पान, रीति रिवाजों और लेखक की निजी अनुभूतियों का ताना बाना होता है। 2. यात्रा वृत्तांत का उद्भव। हिंदी में यात्रा वृत्तांत का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सरयू पार की यात्रा को हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत माना जा सकता है। उस समय यात्राओं का मुख्य उद्देश्य तीर्थ दर्शन या समाज सुधार की दृष्टि था। 3. विकास के प्रमुख चरण। क. प्रारंभिक चरण, भारतेंदु युग। इसमें यात्रा का वर्णन बहुत सरल और विवरणात्मक था। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। इनकी यात्राएं वैराग्य और जिज्ञासा से प्रेरित थीं। ख. परिपक्व काल, द्विवेदी और शुक्ल युग। इस काल में यात्रा वृत्तांतों में गंभीरता और कलात्मकता आई। लेखकों ने भाषा शैली पर विशेष ध्यान दिया। लेखक राहुल सांकृत्यायन, इन्हें यात्रा वृत्तांत का सम्राट कहा जाता है। इनकी कृतियां मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और घुमक्कड़ जिज्ञासा आज भी मील का पत्थर हैं। इन्होंने घुमक्कड़ी को एक दर्शन के रूप में स्थापित किया। ग. उत्तर स्वतंत्रता काल। इस काल में यात्रा वृत्तांतों में वैयक्तिकता, यथार्थवाद और दार्शनिकता का समावेश हुआ। लेखकों ने केवल पर्यटन नहीं किया, बल्कि वे स्थानों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर लिखने लगे। प्रमुख लेखक। अज्ञेय, इन्होंने अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली के माध्यम से यात्रा वृत्तांत को एक दार्शनिक ऊंचाई प्रदान की। उनकी भाषा अत्यंत काव्यात्मक और सूक्ष्म है। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी के माध्यम से उन्होंने यात्रा वृत्तांत को एक गहरी संवेदनशीलता और उदासी का धरातल दिया। यशपाल, विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश, इन्होंने अपनी यात्राओं में समाज और मनुष्य के अंतर संबंधों को नई दृष्टि से देखा। 4. यात्रा वृत्तांत की प्रमुख विशेषताएं। निरीक्षण की सूक्ष्मता। लेखक को स्थान की बारीकियां देखने में सक्षम होना चाहिए। सजीव चित्रण। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को दृश्य का अनुभव हो। संस्कृति का बोध। यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल स्थान देखना नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति को समझना होना चाहिए। लेखक का व्यक्तित्व। यात्रा वृत्तांत में लेखक का अपना दृष्टिकोण, एपीओवी और उसके निजी विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5. हिंदी यात्रा वृत्तांत का महत्व। यात्रा वृत्तांत विधा ने हिंदी साहित्य को विस्तार दिया। इसने पाठक को अपने भौगोलिक परिवेश से निकालकर विश्व दर्शन का अवसर प्रदान किया। राहुल सांकृत्यायन की घुमक्कड़ जिज्ञासा और अज्ञेय के यायावर भाव ने हिंदी पाठकों में भी यात्रा के प्रति रुचि और साहस जगाया है। निष्कर्षतः हिंदी यात्रा वृत्तांत आज एक विकसित विधा है। इसने केवल पर्यटन का वर्णन नहीं किया, बल्कि मनुष्य की जिज्ञासा और अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन की प्रवृत्ति को साहित्य का स्थायी अंग बनाया है। आज ये विधा भ्रमण वृत्तांत से आगे निकलकर सांस्कृतिक और दार्शनिक बोध का एक सशक्त माध्यम बन गई है। प्रश्न 215। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों और संस्मरणों की जीवंतता पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में रेखाचित्र और संस्मरण विधा की सर्वश्रेष्ठ लेखिका मानी जाती हैं।
उनकी रचनाओं में पीड़ित, उपेक्षित और मूक पात्रों को जो सम्मान मिला वो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। उनकी रचनाओं की जीवंतता का रहस्य उनके असाधारण संवेदनशील व्यक्तित्व और सूक्ष्म अवलोकन में छिपा है। 1. संवेदना और करुणा का धरातल। महादेवी जी के पात्र प्रायः वे हैं जिन्हें समाज ने विस्मृत कर दिया है। उनकी संवेदना का धरातल अत्यंत विस्तृत है। उपेक्षितों का चित्रण उन्होंने भक्तिन, गिल्लू, सोना, बिन्नी और चीनी फेरी वाले जैसे पात्रों को रेखांकित किया है, जिन्हें उस समय का समाज एक साधारण व्यक्ति या पशु पक्षी मानता था। महादेवी ने इन्हें अपनी ममता से एक गरिमा प्रदान की। करुणा का स्रोत उनका हृदय शोषितों के प्रति सदैव पिघलता है। उनके संस्मरण केवल यादें नहीं बल्कि उन पात्रों के प्रति उनके आत्मीय ऋण की स्वीकृति हैं। महादेवी जी की करुणा किसी ऊंचे दार्शनिक आदर्श से नहीं बल्कि आम मनुष्य के दुख को देखने से उत्पन्न होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. चित्रात्मकता और भाषा की सजीवता। उनकी भाषा शैली में चित्र को शब्दों में उतार देने की अद्भुत क्षमता है। सूक्ष्म निरीक्षण वे पात्र की शारीरिक बनावट के साथ साथ उसकी आंखों की चमक, उसके चलने के ढंग और उसके बोलने की लय को भी पकड़ लेती हैं। काव्यात्मक गद्य महादेवी जी कवयित्री थीं, इसलिए उनके गद्य में भी एक प्रकार का संगीतात्मक प्रवाह है। उनके वाक्य छोटे और मर्मस्पर्शी होते हैं जो सीधे पाठक के हृदय को छू लेते हैं। सादृश्य विधान वे पात्रों की तुलना प्रकृति के उपादानों से करती हैं, जैसे भक्तिन को लक्ष्मीन कहना, गिल्लू को कोमल नन्हा जीव कहना, जिससे चित्रण जीवंत हो उठता है। 3. व्यक्तित्व का मर्मस्पर्शी अंकन। महादेवी जी केवल बाहरी चित्रण नहीं करती, वे पात्र के आंतरिक व्यक्तित्व का मर्म उघाड़ती हैं। भक्तिन एक ऐसी सेवाभावी और स्वाभिमानी स्त्री का चित्रण जो समाज के कठोर नियमों के सामने झुकती नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीती है। यह चित्रण उनके साहस और स्वाभिमान का प्रमाण है। अतीत के चलचित्र इसमें उन्होंने उन लोगों को चित्रित किया है जो किसी बड़े पद पर नहीं थे पर जिनका हृदय महान था। उनके द्वारा चित्रित हर पात्र एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। 4. तटस्थता और आत्मीयता का संतुलन। महादेवी जी की सबसे बड़ी कला यह है कि वे पात्रों का चित्रण करते समय न तो बहुत अधिक भावुक होकर रोती हैं, न ही बहुत अधिक कठोर होकर निंदा करती हैं। वे एक तटस्थ प्रेक्षक, ऑब्जर्वर के रूप में उनकी कमियों और खूबियों को साथ लेकर चलती हैं, जिससे वे पात्र मानवीय लगते हैं। 5. प्रमुख रचनाएं। अतीत के चलचित्र 1941, पात्रों के जीवन के मर्मस्पर्शी चित्र। स्मृति की रेखाएं 1943, इसमें भक्तिन, चीनी फेरीवाला जैसे अविस्मरणीय पात्र हैं। पथ के साथी 1956, साहित्यकारों निराला, पंत प्रसाद का आत्मीय संस्मरण। 6. जीवंतता का महत्व। महादेवी वर्मा ने रेखा चित्रों और संस्मरणों को मृतपिंड से निकालकर उसे प्राण दिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य के लिए राजा महाराजा या महान लोग ही विषय नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास रहने वाला आम आदमी भी श्रेष्ठ साहित्य का विषय बन सकता है। निष्कर्ष महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों और संस्मरणों की जीवंतता का कारण उनका निरीक्षण और ममता का संगम है। उन्होंने अपनी लेखनी से उन लोगों को अमर कर दिया जिनका इतिहास में कोई स्थान नहीं था। उनके पात्र आज भी हमारे बीच सांस लेते हुए प्रतीत होते हैं। यही उनकी लेखनी की सबसे बड़ी सफलता है। प्रश्न 216। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्मरण, रेमिनिसेंस और रेखाचित्र, स्केच दोनों ही हिंदी गद्य की अत्यंत निकटस्थ विधाएं हैं। यही कारण है कि अक्सर इनमें अंतर करना कठिन होता है। इन दोनों का मुख्य अंतर उनकी दृष्टि और उद्देश्य में निहित है। मुख्य अंतर तालिका। आधार: संस्मरण, रेमिनिसेंस, रेखाचित्र, स्केच। मूल आधार: लेखक की स्मृति, यादें मुख्य होती हैं। लेखक का निरीक्षण, देखने की दृष्टि मुख्य होता है। केंद्र बिंदु: इसमें घटना और लेखक का अपना अनुभव प्रधान होता है। इसमें व्यक्ति, पात्र और उसका व्यक्तित्व प्रधान होता है। विस्तार: इसमें विस्तार की गुंजाइश होती है। लेखक अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें संक्षिप्तता होती है। कम शब्दों में चित्र खींचा जाता है। दृष्टिकोण: ये आत्मपरक, सब्जेक्टिव अधिक होता है। यह वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव अधिक होता है। काल: ये मुख्य रूप से अतीत की घटनाओं पर केंद्रित होता है। इसमें वर्तमान के क्षणों का भी चित्रण हो सकता है। उद्देश्य: किसी अनुभव को सहेजना और साझा करना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक पेश करना। विस्तृत विवेचन: 1. संस्मरण, मेमोir, रेमिनिसेंस। संस्मरण में लेखक अपने जीवन में घटित उन घटनाओं या व्यक्तियों को याद करता है जिनसे वो गहराई से प्रभावित हुआ हो। लेखक की उपस्थिति: संस्मरण में लेखक स्वयं उपस्थित रहता है। वो ये बताता है कि उसने क्या अनुभव किया। उदाहरण:
महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी। इसमें निराला, पंत और प्रसाद के साथ महादेवी जी के जो निजी अनुभव और संबंध रहे उनका वर्णन है। यहाँ पात्रों से अधिक लेखक की अनुभूति महत्वपूर्ण है। 2. रेखाचित्र स्केच। रेखाचित्र में लेखक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का शब्द चित्र खींचता है। यह चित्र इतना सटीक होता है कि पाठक के मन में पात्र की एक आकृति उभर आए। लेखक की भूमिका। इसमें लेखक एक चित्रकार या फोटोग्राफर की तरह तटस्थ होकर केवल पात्र की बाहरी विशेषताओं, उसकी वेशभूषा, बोलने के ढंग और उसकी आदतों का सूक्ष्म चित्रण करता है। उदाहरण: महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन या गिल्लू। यहाँ भक्तिन के चरित्र और उसकी आदतों का ऐसा अंकन है कि वो हमारे सामने जीती जागती दिखाई देने लगती है। निष्कर्ष: सरल शब्दों में कहें तो संस्मरण में स्मृति के आधार पर लेखक का अपना अनुभव प्रमुख होता है, जबकि रेखाचित्र में निरीक्षण के आधार पर पात्र के व्यक्तित्व का शब्द चित्र प्रमुख होता है। संस्मरण लेखक की भावनाओं को चित्रित करता है, जबकि रेखाचित्र पात्र की विशेषताओं को उकेरता है। अक्सर श्रेष्ठ रचनाओं में ये दोनों विधाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, इसलिए उन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी कहा जाता है।